हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ एसी के लिए जो अपना सेशन चलता है एसेज के लिए वो है। इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेरोजगारी और सरकार के द्वारा उससे उभरने के लिए जो नीति अपनाई जाती है वो सारे को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर कोई एस्पिरेंट जो इंग्लिश मीडियम है वो भी यहाँ पे इसको कवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल दिए जा रहे हैं वो रिलेवेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब पर अकेला ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवाता है। ठीक है, एसेज का जो कंटेंट होता है वो हिंदी में आपको अवेलेबल करवाता है, वो अकेला ये यूट्यूब चैनल है स्टडी स्प्रिंग। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला आपके पास आता है कि बेरोजगारी है क्या, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम इसके ऊपर एसेज लिखेंगे तो क्लियर कट में एक चीज तो वहां पे हमको देना पड़ेगा कि बेरोजगारी कहा किसको जाता है। अगर हम ये नहीं बताए कि बेरोजगारी कहा किसको जाता है तो फिर एक अच्छा सा हम एसेज नहीं लिख पाएंगे क्लियर कट में, तो ये हो जाता है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक एसे को कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि हम लोग एसेज को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, पहले में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, दूसरे वाले में उसका बॉडीज ले लेते हैं और तीसरे वाले में हम लोग उसका कंक्लूजन दे देते हैं। बॉडीज वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं कि 3 भाग में बांट लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि पहले जो है पहले भाग वाले में हम लोग इसके हिस्ट्री को और ज्यादा अच्छे से लिखते हैं। दूसरे वाले में क्या करते हैं कि फिर से हम लोग हिस्ट्रीज को लिखते हैं, और यहाँ पे तीसरे वाले में क्या करते हैं कि जितना करंट का टॉपिक होता है वो सारे को मेंशन कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं हम लोग फिर से इसके इंट्रोडक्शन पर। तो बेरोजगारी कहा किसको जाता है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो वर्ड यूज किया है कि कार्य क्षमता होने के बावजूद रोजगार का नहीं मिलना ही बेरोजगारी है। सपोज दैट यहाँ पे कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो जो आपके इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, जो इंजीनियर होंगे। अब क्या होता है कि उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाता है। अगर उनको जॉब मिलता भी है तो वो 5,000 रुपए की जॉब मिलती है, या फिर किसी किसी कंडीशन में तो जॉब मिलती ही नहीं है। तो अगर ये जॉब नहीं मिल रही है, 5,000 रुपए की भी जॉब नहीं मिल रही है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो अगर उनके पास कार्य की क्षमता है, ठीक है, उनके पास जो है एबिलिटी है किसी काम को करने की, लेकिन उसके बाद भी रोजगार अगर होगा तभी तो रोजगार मिलेगा ना। तो रोजगार है नहीं और रोजगार उनको मिल नहीं पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि ये बेरोजगारी है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर इंट्रोडक्शन में ही एक वर्ड जोड़ देंगे कि बेरोजगारी जो है वो विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो बेरोजगारी है, ठीक है, ये जो बेरोजगारी है ये केवल केवल और केवल भारत में है। ठीक है, ये केवल भारत में है ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी जो है पूरे ग्लोब पे है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ भी कोई देश होगा, यहाँ भी कोई देश होगा, हर एक जगह पे बेरोजगारी है। तो आज हम लोग अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हमको अपने देश का जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे हम लोग कवर करेंगे और किस किस कारण से वो होता है वो सारे को कवर करने वाले हैं। तो ये एक चीज देखते हैं कि बेरोजगारी जो है वो पूरे विश्व के साथ साथ इंडिया के लिए भी, मतलब भारत के लिए भी एक समस्या बन गया हुआ है। अब आते हैं, अगर हम भारत के लिए समस्या बना हुआ है तो आखिर बेरोजगारी कितने तरीके के होते हैं। बहुत सारे उसके जो है प्रकार हो सकते हैं बेरोजगारी के, कि बेरोजगारी बहुत तरीके के होंगे। तो पहली जो बेरोजगारी के तरीके हैं वो आपका है खुली बेरोजगारी। अब ये खुली बेरोजगारी आखिर क्या है, तो आप ऐसे देख रहे हैं आपके पास टैलेंट है लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो जॉब की तलाश में तो जा रहा है, उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, हर एक एंगल से वो 100% है फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये खुली हुई बेरोजगारी है। मतलब यहाँ पे जो है यहाँ ऐसा सिचुएशन हो गया कि किसी को रोजगार मिल ही नहीं पा रहा है, तो ये खुली बेरोजगारी है। दूसरी बात की शिक्षित बेरोजगारी किसको बोला जाता है, आपने बीबीए कर लिया है, आपने आईआईटी कर लिया है, ठीक है, आपने आईआईटी कर लिया है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये शिक्षित बेरोजगारी है। दूसरा आ जाता है आपका, ये है आपका
घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोगों को ऐसे देख लेना है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी ऐसा हो जाता है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे सराउंडेड एरियाज में बेरोजगारी पैदा होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। दूसरा आ जाता है मौसमी बेरोजगारी। आते हैं हम लोग कृषि के तरफ, ठीक है, हम आ जाते हैं कृषि के तरफ। अब ऐसा आता है इसमें कि कृषि में पूरे अगर साल पूरे एक वर्ष को मिला करके देखें तो 9 महीने का समय अगर आप मान लीजिएगा तो 9 महीने के समय में खेती होता है। बहुत मैक्सिमम अगर टाइम आप देख लीजिएगा तो 9 महीने में ही खेती होता है। बाकी का 3 महीने जो होता है वो 3 महीने क्या होगा कि ये बेरोजगारी बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आप एक तरीके से ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि आपके तरफ आइसक्रीम बेचने वाला कोई आदमी आता होगा, ठीक है, आइसक्रीम बेचने वाला। तो मान लिए कि अगर ठंडी का महीना 6 महीने के लिए है तो फिर वो जो आइसक्रीम बेचने वाला होगा वो 6 महीने क्या करेगा। तो ये चीज जो आया वो मौसमी बेरोजगारी हो गया। शहरी बेरोजगारी किसको कहा जाता है? गांव में रोजगार मिल नहीं रहे हैं। गांव में क्या हो गया कि गांव में रोजगार मिलना बंद हो गया, लोग जाएंगे शहर की तरफ। अब शहर में क्या होगा कि जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, शहर में जनसंख्या बढ़ जाएगा और यहाँ भी जो है वो रोजगार मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये शहरी बेरोजगारी हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में संरचनात्मक बेरोजगारी भी आता है, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? सपोज दैट एक कंपनी में क्या होगा कि इम्प्लॉयज वर्क कर रहे होंगे, 100 इम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। इस में क्या होता है कि उनके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आना स्टार्ट होता है कंपनी की तरफ। सरकार ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगा दिए जिसके कारण जो गुड्स है, ठीक है, जो गुड्स है उस पे प्राइस उनका ज्यादा पड़ रहा है। अब वो क्या करेंगे तो उनके जो इम्प्लॉयज होंगे उनका रेशियो वो कम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उनका रेशियो वो कम करना स्टार्ट करेंगे और कम इम्प्लॉय से ही बहुत सारे काम निकलवाएंगे। ये आपका संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाता है। ये भी बहुत अपना रोल अदा करता है बेरोजगारी को ऊपर करने में, बेरोजगारी के रेशियो को ऊपर करने में इंडिया के। दूसरा आ जाता है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। अब यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी किसको कहा जाता है ये भी देखना जरूरी है। सपोज दैट एक खेती करते हैं, एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के 6 लोग उसमें काम करते हैं। अब क्या होता है कि एक परिवार के 6 लोग उसमें काम कर रहे हैं। अगर इस परिवार से हम 4-5 आदमी को हटा देते हैं और एक आदमी ही इस काम को करता है, फिर भी जो यहाँ पर उपज होगा वो बराबर होगा, फिर भी यहाँ पर जो उपज होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पे जो 5 आदमी एक्स्ट्रा इसके अंदर इंडल्ज है वो किसके कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे छिपी हुई बेरोजगारी के कैटेगरी में। ये क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग इसके बॉडीज वाले पार्ट में। भाई आखिर ये बेरोजगारी है तो बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे कोई रीजन तो जरूर होगा। ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी शुरू से ही बढ़ना स्टार्ट हो गया हुआ था। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है, ठीक है, आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है, ठीक है, ये आपका जो है ये भी इसके लिए बहुत बड़ा रीजन बन करके आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि जनसंख्या का जो रेशियो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारी जो जनसंख्या है वो 137 करोड़ के पार हो चुकी है, ठीक है, और 137 करोड़ के पार जो हमारी जनसंख्या है उसमें हर एक घर में अगर एक एक आदमी को जॉब दिया जाता है फिर हम कितने जॉब को सृजित कर सकते हैं। तो इसलिए बढ़ती हुई जो जनसंख्या है ये भी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा रीजन बन के आया है। मीन्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर एक्सेस आपका पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं से अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या जैसे ही बढ़ता है तो सरकार उसके समानुपात में, मीन्स समानुपात मीन्स 1:1 में क्या करती है कि जॉब को सृजित नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बेरोजगारी और बढ़ जाता है। ये मैंने पहले भी मेंशन कर दिया। दूसरी बात आती है कि हमारे यहाँ जो है वो क्या होता है कि व्यवहारिक शिक्षा के बजाय, ठीक है, हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो व्यवहारिक शिक्षा के बजाय सैद्धांतिक शिक्षा बच्चों को दिया जाता है या फिर युवाओं को दिया जाता है। अब व्यवहारिक शिक्षा उसको नहीं दिया जाता है, इसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर कार्य दक्षता की कमी आ जाती है। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आप
लकड़ी के एक जो टुकड़े हैं, ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, आप इसको क्या कीजिए कि 6x6 में काट लीजिएगा, या फिर 6x4 में अगर आप इसको काट लीजिएगा तो ये एक विंडोज बन जाएगा। ठीक है, ये एक विंडो बन जाता है। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा तो फिर वो ये कहीं से भी क्लियर नहीं हो पाएगा, उसके अंदर, उस लड़के के अंदर दक्षता नहीं आ पाएगी। सेम चीज यहाँ पे दिखाया गया हो कि अगर दक्षता नहीं रहेगी उसके अंदर, वो कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मेन रीजन है यहाँ पर। और यही व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं से इंडिया के इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, जो आपका व्यवसाय होता है, जो आपका बिजनेस होता है। ठीक है, जो आपका बिजनेस होता है। तो ये अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, अपने व्यवसाय को भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो बिजनेस को नीचे करते हैं, बिजनेस के रेशियो को नीचे करते हैं, और ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पर। पहले क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग लगाया जाता था। अभी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई ये आपका जो है शॉर्ट, जो छोटे उद्योग है, मझले उद्योग और बड़े उद्योग है, ये सारे के लिए एमएसएमई वर्ड यूज किया गया हुआ था। अभी इसके लिए सरकार बहुत ज्यादा इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि बहुत उसके लिए फंड दिए गए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस बार के लिए, इसको कवर कीजिएगा आप। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण कुटीर उद्योग जो होता था, उसमें क्या होता था कि गांव के लोग खुद अपना कार्य कर लेते थे। ठीक है, अपने लिए ग्राम में खुद रोजगार पैदा कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो पहले आई ही, उसने कुटीर उद्योग को बंद किया कि भाई यहाँ के लोग अगर अच्छे होंगे तो फिर हम राज किसके ऊपर करेंगे। लेकिन ये तो ब्रिटिश का बात था कि उन्होंने ऐसा किया। एट प्रेजेंट में जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे मैटर क्या हो रहा है कि अगर आप कुटीर उद्योग के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो गांव की जो बेरोजगारी होगी उसका लेवल बहुत कम होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, उसका लेवल कम होगा तो कम से कम सरकार को उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। प्रेजेंट में अगर हम लोग बेरोजगारी के दर को देखेंगे तो 6.1 है। ठीक है, जो सीएसओ का डाटा है, सीएसओ क्या है भाई, तो सीएसओ जो है आपका सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा शो करती है, और ये डेमोनेटाइजेशन के बाद से अपना पहला डाटा 2019 में दी है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है 6.1% आएगा इंडिया के लिए। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी। लेकिन ऐसे ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बढ़ने, इस बेरोजगारी के बढ़ने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट आदि जैसे मशीनरी है, उनका भी बहुत ज्यादा हाथ रहा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आप मोबाइल फोन देख रहे हैं, ठीक है, अभी आप मोबाइल फोन देख रहे हैं, इसमें आप गूगल से, ठीक है, इसमें आप गूगल से क्या होता है कि वॉइस रिकॉग्निशन का आपके पास ऑप्शन होता है। आप वहां पे उसको बोलते हैं कि आप मेरे लिए एक नंबर को कॉल कीजिए, वो आपको कॉल कर देता है। यहाँ पे ना आपको हाथ का जरूरत पड़ता है, केवल आपको बोलना है। ठीक उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फैक्ट्रीज में काम करती है और आदमी से ज्यादा 100% काम करती है। एक आदमी से गलती हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई चीज टिका हुआ है तो वहां पर गलती की संभावना 0% होती है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना शुरू कर दी है, प्लस रोबोट को अपनाना शुरू कर दिया। ये दोनों जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से एक मानव से ज्यादा जो है वो अच्छे काम करती है। तो क्यों नहीं लोग इसको अपनाएं। इस कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स वगैरह को जो यूज किया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं से अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अब भाई ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट तो है, इसके रीजंस हम लोग देख लिए। सरकार इसके ऊपर क्या काम कर रही है, जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में अगर हम इसको मेंशन करते हैं तो बस नंबर आएंगे, और नंबर के लिए हम पढ़ाई करते हैं। तो 20 नंबर में 15 नंबर कम से कम लाने होते हैं हमको, इसके लिए हमको करंट अफेयर्स मेंशन करना पड़ेगा इसमें। तो इस जो है ये बेरोजगारी है, ये गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार कदम उठा रही है। तो पहला जो वर्क किया गया है वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का किया गया हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है
कि जो भी निर्माण क्षेत्र होंगे उसमें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे एक व्यक्ति को, अगर वो चाहे विनिर्माण उद्योग को लगाना तो, या फिर कोई सेवा क्षेत्र, सपोज दैट आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 लाख रुपए लोन दे दिए जाएंगे। ये किसके थ्रू होगा? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, कौशल विकास कार्यक्रम बहुत फेमस रहा है, स्किल इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या होना है कि 2022 इसका जो लक्ष्य है वो 2022 है, 2022 तक कम से कम 500 मिलियन कुशल युवा को पैदा करना है भाई। और ऐसे लोगों को यहाँ पे बनाना है, उनको कुशल बनाना है, युवाओं को जो 100% होंगे, कुशल होंगे और वो कहीं दूसरे जगह भी जाके काम करने में एबल होंगे। तो कितने लोगों को बनाना है 2022 तक? तो 500 मिलियन लोगों को बनाना है। ये गवर्नमेंट की रूल है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और ये कौशल विकास कार्यक्रम के थ्रू होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये औरतों के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये औरतों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक परिवार से एक जो महिला होगी उसको क्या होगा कि स्वयं सहायता समूह से जोड़ दिया जाएगा। तो अगर हर एक घर की एक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होगी तो वो कहीं ना कहीं से कुटीर उद्योग वगैरह जो भी उद्योग होते हैं, घरेलू उद्योग, उसको वो स्टेबल करेगी और वहां से उस घर में जो होगा वो कुछ आमदनी आएगी। इससे जीडीपी का ग्रोथ तो होगा ही होगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट में भी उसको गिना जाएगा, क्योंकि सरकार एक घर से कम एक एक व्यक्ति को अगर जॉब देती है तो कहीं ना कहीं से वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को नीचे ही करेगा, ऊपर लेके नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मनरेगा बहुत दिन से चलता हुआ आ रहा है, राष्ट्रीय, ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, ये भी बहुत फेमस हुआ है। और इसमें क्या हुआ, इसमें होता क्या है एक्चुअली में, तो जो कुशल श्रमिक होते हैं, अकुशल श्रमिक, इसको आप अकुशल श्रमिक कर लीजिएगा, कुशल नहीं, अकुशल श्रमिक, जो अकुशल श्रमिक होते हैं उसको एक साल में कम से कम 365 दिन तो होते हैं, लेकिन उसमें 100 दिन उनको कम से कम काम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस मनरेगा में एक टर्म एंड कंडीशन क्या लाया गया हुआ है कि जितने भी ये इसके लिए 100 दिन का जो वर्क होगा, इसमें क्या होगा कि जो लोगों को चुना जाएगा उसमें कम से कम 33% जो होगी वो महिलाएं होगी। तो इससे जो महिला सशक्तिकरण है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बल दिया गया। तीसरा आता है आपका मेक इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में क्या हुआ है एक्चुअली में, अभी की हमारे पास एबिलिटी है, मैं कोई काम कर भी सकता हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से लाइसेंस मुझे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, उसको सरल नहीं बनाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है, आदमी को वो अपना कंपनी स्टेबल नहीं कर पाता है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम में क्या किया गया हुआ कि लाइसेंसिंग को बहुत ज्यादा सरल कर दिया गया है और तकनीक को बेहतर करने पर काम किया गया है। तो ये मेक इन इंडिया का एक प्रोग्राम है। तीसरा आपका आ जाता है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर अभी आप सीएससी सेंटर पर जाते होंगे, ठीक है, आपने सीएससी सेंटर पर जाना है, वहां पे देखना है कि आपको दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के बारे में वहां पर एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड दिखेगा, और वो बोर्ड जो होगा वो आपका जो होगा सो काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर दीनदयाल उपाध्याय का एक पिक लगा हुआ होता है, और उस पिक में क्या होता है कि ये दिखा होता है कि अभी जो हमारे कार्यक्रम हो रहा है वो दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते के अंतर्गत ही हो रहा है। तीसरा देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री युवा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2016 तक, ठीक है, इसमें 2016 से 2021 की अवधि में कम से कम 7 लाख से अधिक लोगों को उद्यम का प्रशिक्षण दिया जाना है। तो ये कहीं ना कहीं से इंडिया का जो डेवलपमेंट रेट है उसको ये हाई करेंगे, प्लस आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है उसको कहीं ना कहीं से नीचे करने का काम करेंगे और डेवलपमेंट रेशियो को हाई करेंगे। तो इसके कंक्लूजन के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, इसके कंक्लूजन में देखें कि सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार इसको वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है इसके ऊपर, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करें और फिर शिक्षा प्रणाली में सुधार कर दें और कुटीर उद्योग के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दे देंगे तो रोजगार को सृजित करके हम लोग बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। ये मेन मैटर है, इसको हम लोग कंक्लूजन में जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। आज हम लोग सीएपीएफ का जो सीएपीएफ एसी का जो हम लोगों का सेशन चल रहा है उसमें एसएस के लिए आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट और सरकार की नीति उसके ऊपर जो है उसको आज हम लोगों ने कवर किया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवाता है और ये वैसे एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कहीं ना कहीं से हिंदी मीडियम रहे हुए, क्योंकि जितने भी यूट्यूब और पेड, ठीक है, पेड और
प्लस कोर्स होते हैं वहाँ सारे पे आपको केवल इंग्लिश मीडियम में कंटेंट अवेलेबल करवाए जाते हैं, जो आपके अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है इंग्लिश मीडियम में तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इस चैनल को आप जितना हो सके सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जा रहा है। अभी भले ही हमारा रेशियो बहुत कम है, लेकिन हम इसमें बहुत सारे चीजों को ऐड करने वाले हैं आपके लिए। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।